नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। वीकली Q&A सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या बजाज फिनसर्व से एग्जिट होकर बजाज फाइनेंस में एंटर होने का सही टाइम है? देखा जाए इसका कोई सही टाइम नहीं है, दोनों साथ में ही चलते हैं। कभी भी आप ये शिफ्टिंग करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बजाज फिनसर्व एक होल्डिंग कंपनी और उसका मेन पार्ट तो बजाज फाइनेंस ही होता है, इसलिए जनरली आपको ये साथ में ही चलते हुए नजर आएंगे, तो आप ये शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। SBI लाइफ और HDFC लाइफ दोनों आपके पोर्टफोलियो में है, कौन सा स्टॉक आपको रखना चाहिए? तो मैं तो प्रेफर करता हूं कि प्राइवेट प्लेयर्स में ज़्यादा निवेश करना चाहिए। इस हिसाब से मुझे HDFC लाइफ में बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती है, लेकिन SBI लाइफ टेक्निकली काफ़ी ज़्यादा मजबूत चल रहा है। HDFC लाइफ का जो चार्ट है वो स्ट्रक्चरल बेसिस पे मुझे वीक नज़र आता है, वीकली मंथली बेसिस पे भी वीक हो चुका है, लेकिन SBI लाइफ में ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत कीजिए, SBI लाइफ को आप ट्रेल करते जाइए, वहाँ पर आपको निकलने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार PFP सर, HBL पावर सिस्टम में लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए? आप इसे कंसीडर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इतनी ख़राब मार्केट में भी ये स्टॉक हमें स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा छोटी कंपनी है और बैटरीज के सेक्टर से ये बिलोंग करती है, और जब भी किसी सेक्टर में कोई बड़ा चेंज होता है तो एग्जिस्टिंग प्लेयर वहाँ पर डोमिनेट कर पाएगा या फिर कोई नया प्लेयर आ जाएगा, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सब स्टडी करके यहाँ पर आप थोड़ा बहुत एलोकेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। सर, आपके हिसाब से IT स्टॉक में कौन सा स्टॉक फास्ट रिकवर कर सकता है? तो जब भी बात आती है फास्ट रिकवरी की, तो जनरली वो स्टॉक जल्दी रिकवर करते हैं जो गिरे कम है। तो गिरावट के टाइम पे कम गिरे हैं, मतलब वहां पर वीकनेस कम है, तो जब भी स्ट्रेंथ आएगी वो जल्दी आपको स्ट्रांग होते हुए नजर आएंगे। तो इस हिसाब से TCS में कम गिरावट देखने को मिली है, तो वो जल्दी रिकवर होता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन समझने वाली बात है, वो गिरा कम है, इसलिए वहां पर बाउंस भी आपको परसेंटेज टर्म्स में कम देखने को मिलेगा। जो स्टॉक 30-40% गिरा है और जो स्टॉक 10-20% मिला है, तो वहां पर तेजी जब भी देखने को मिलेगी 10-20% वाला जल्दी रिकवर हो जाएगा, लेकिन आपको वहां पर परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न्स कम देखने को मिलेंगे, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो TCS, इन्फोसिस, ये दो शेयर्स हैं जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। यहां पर आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल सकती है जब भी IT सेक्टर में रिकवर होता हुआ नजर आएगा। HDFC, AMC, डिमार्ट, बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में बाइंग लेवल्स क्या होने चाहिए? तो डिमार्ट के बारे में बात करते हैं। डिमार्ट आप देख पाएंगे 3200 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहले ये एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, यहाँ से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, यहाँ पर रिसेंटली भी सपोर्ट लिया, तो ये एक अच्छा लेवल है। बजाज फाइनेंस के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस में आप देख पाएंगे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पर भी ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है, तो आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। बजाज फाइनेंस में अभी खरीदारी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बजाज फिनसर्व में भी आप करंट मार्केट प्राइस पे खरीद ही सकते हैं, कोई बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये यहाँ से ऊपर निकल गया और बजाज फिनसर्व नीचे ही जाता जा रहा है, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। HDFC, AMC मेरे हिसाब से 2000 के ऊपर ही वहाँ पर हमें खरीदारी करना प्रेफर करना चाहिए। कैन वी मेक अ शॉर्ट टर्म ट्रेड इन ITC एट दिस प्राइस? ITC में आप देखिए अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। FMCG सेक्टर जो ऊपर जा रहा है उसका रीजन है ITC में अच्छी स्ट्रेंथ है, 270 के ऊपर गया है और ये भी रेजिस्टेंस तोड़ चुका है, उसके ऊपर क्लोज भी हो चुका है। टेक्निकली स्ट्रांग है, खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये ब्रेकआउट पे खरीदेंगे तो आपको स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा नीचे लेना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 270 का स्टॉप लॉस तो लेना ही पड़ेगा। ये स्टॉप लॉस फिर भी बड़ा हो जाता है और आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना अच्छा नहीं मिलता है। अगर आप यहां पर 270 का स्टॉप लॉस रखते हैं और अगर आप यहां पर टारगेट रखना चाहते हैं 1:2 का सादा सिंपल आप अगर टारगेट रखते हैं तो भी 315 का टारगेट हो जाता है, और सबसे पहले 300 रुपए का लेवल एज ए साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से यहां पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है, इसलिए एंटर नहीं होना चाहिए। कार्बोरंडम यूनिवर्सल में आपका क्या व्यू है? एंट्री लेवल क्या होना चाहिए? यहाँ पर 5 to 7 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ पर वीकली चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर ये स्टॉक 700 से हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया, एक रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन वापस ये स्टॉक हमें ऊपर के लेवल से नीचे भी आता हुआ नजर आया। जब तक ये स्टॉक 800-820 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके ऊपर एक बार निकल जाता है तो हम खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर फिर भी आप खरीदारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना जरूरी हो जाता है। अप्रॉक्सीमेटली ये 650 के आसपास का लेवल है, 650 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार 800 के ऊपर जाएगा फिर खरीदेंगे तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाएगा।
प्रिंस पाइप पे मेरा क्या व्यू है, प्रिंस पाइप में आप देख पाएंगे हमें 600 का लेवल टूटता हुआ नजर आया, लेकिन कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली। रिकवरी आई, ऊपर जाने की कोशिश करा था लेकिन वापस 600 के नीचे आ चुका है। तो ये स्लोली आपको नीचे आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। इमीडिएटली जब तक हमें ये लेवल टूटता हुआ नजर नहीं आता है तब तक के लिए ज़्यादा बुलिश हमें नहीं होना चाहिए, तब तक के लिए हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मुथूट फाइनेंस में क्या करना चाहिए, ऐड करें या एग्जिट करें। मुथूट फाइनेंस काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है, 1700 के लेवल से हमें 1000 तक आता हुआ नजर आया, लेकिन रिसेंटली एक जंप हमें देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा खुश तो मैं पर्सनली यहाँ पर नहीं हुआ हूँ। इतनी गिरावट हुई है तो इतनी शॉर्ट कवरिंग तो बनती है। जब तक ये 1100 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए टेक्निकली इसका जो स्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहा है, तब तक के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। टेक्निकली तब तक ये सेल ऑन राइज वाला स्टॉक चल रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स अच्छे हैं। अभी टाइम खराब चल रहा है, इस हिसाब से अगर आप सेल ऑन राइज नहीं भी करना चाहे तो अभी नई खरीदारी करने से तो बचना चाहिए। मॉन ईटीएफ में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मॉन ईटीएफ मतलब यहाँ पर आप नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। नैस्डैक के चार्ट पर आए तो आप देख पाएंगे कि 10,700 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें दिखाई पड़ता है, जहाँ से नैस्डैक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया था। ऑलरेडी उस लेवल के आसपास ये आता हुआ नजर आता है, तो थोड़ी बहुत गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है। 10,700 मतलब, और यहाँ पर 5-10% की गिरावट हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 10,700 बोलते हैं मतलब एग्जैक्टली तो 10,700 होता नहीं है, 200-400 पॉइंट कभी नीचे स्ट्रेच भी हो जाता है, तो उतना हम यहाँ पर गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये डाइजेस्ट कर पाते हैं तो ऑफ कोर्स आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल तो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। व्हाट्स योर व्यू ऑन LTDS एंड आवास फाइनेंसर। LTDS के बारे में बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट पर ही हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर कभी भी हमें एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 4000 तक जाएगा ऐसा नहीं है, यहाँ पर ड्रॉ हो गया 4000 तक, लेकिन एक्चुअली एटलीस्ट हमें यहाँ पर 5-10% का जंप इजीली देखने को मिल सकता है। अभी मेरे हिसाब से घबराने का टाइम नहीं है। LTDS एक अच्छी कंपनी है, निवेश करना चाहते हैं, 3000 आ चुका है, 3000 के इनफैक्ट थोड़ा बहुत नीचे ही चल रहा है, इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आवास फाइनेंस के बारे में बात करें तो जब तक ये स्टॉक 2100 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक के लिए अवॉइड करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल था ये, प्री कोविड ऑल टाइम हाई था, फिर ये एक सपोर्ट की तरह हमें बनता हुआ नजर आया। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे सपोर्ट लेकर ऊपर गया, जैसे ये लेवल टूट चुका है रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, फिर से नीचे आता हुआ नजर आता है। तो 2100 के ऊपर ही खरीदारी करना प्रेफर करना चाहिए। पॉलीकैब में क्या करना चाहिए, क्या ये 2000 तक आ सकता है, और यहाँ पर डिक्सन के बाइंग लेवल्स क्या हैं। पॉलीकैब में आप देख पाएंगे तो एक्चुअली 2000 एक बार तो आ ही चुका है, एग्जैक्ट नहीं आया, शायद 2050 के आसपास आया रहेगा। 2000 कोई बड़ी बात नहीं है, 2000 का लेवल हमें अचीव होता हुआ नजर आ सकता है, जहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और नेक्स्ट लेवल हमें 1750 से 1800 का लेवल दिखाई पड़ता है। डिक्सन के बारे में बात करें तो डिक्सन का भी जो स्ट्रक्चर है चार्ट का वीक नजर आता है। स्ट्रक्चर से मेरा मतलब ये होता है कि ओवरऑल यहाँ पर वीकली या फिर मंथली चार्ट पे ऐसा कुछ देखने को मिला है कि स्टॉक ने एक मेजर सपोर्ट को तोड़ दिया है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पर हमें एक मेजर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नजर आता है। एक बड़े टाइम फ्रेम को इसने कवर किया है, मई से करके यहाँ पर मई तक कवर किया है। 1 साल का ये चार्ट है जो कि इसने कवर किया, और एक स्ट्रक्चर को इसने तोड़ दिया है। तो इस हिसाब से ये स्टॉक अभी स्ट्रक्चरल बेसिस पे मेरे हिसाब से थोड़ा वीक हो चुका है। तो जब तक ये 4000 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए यहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए। सर आई वॉज होल्डिंग दीपक नाइट्राइट 455 शेयर्स एट 1621 और आपने 2217 पे बुक किया। अब आप यहाँ पर दीपक नाइट्राइट का फ्यूचर खरीदना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ इक्विटी होल्डिंग टू मिनिमाइज योर कैपिटल, और बाकी का अमाउंट आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहिए या इक्विटी खरीदना चाहिए? तो देखिए, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप खरीदना चाहते हैं कोई इशू नज़र नहीं आता, क्योंकि आपने 455 शेयर्स खरीदा था, मतलब आपने उसकी गिरावट को, उसकी तेज़ी को डाइजेस्ट किया था। तो 250 शेयर्स का एक लॉट है, एक लॉट अगर आप खरीद लेते हैं तो ये जो तेजी है वो सेम उल्टा आपको कम वॉलेटिलिटी यहां पर देखने को मिलेगी नंबर्स के टर्म्स में। 455 शेयर जितना ऊपर नीचे करता है, प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करता है, उस हिसाब से ये आपको कम इंपैक्ट करेगा साइकोलॉजिकली, ऐसा कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कब होता है? जब हम फ्यूचर खरीदते हैं, हमारी आदत है 1-2 हज़ार लॉस या 1-2 हज़ार प्रॉफिट देखने की, फ्यूचर में डायरेक्टली बड़ा क्वांटिटी आ जाता है तो अभी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साइकोलॉजिकली मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं इक्विटी होल्डिंग में, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में? तो प्रोज एंड कॉन्स में ये है कि इक्विटी अगर आप खरीदेंगे पूरा पैसा आपको टेबल पे रखना ही पड़ेगा, जितने का माल खरीदना है उतना पैसा रखो, एक्स्ट्रा चार्जेस भी देना है, वो तो ऑफ कोर्स रहता ही है। फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर में आप मार्जिन बेसिस पे काम कर सकते हैं, बाकी का जो पैसा रहता है वो अपने साथ आप रख सकते हैं, उससे आप ट्रेड कर सकते हैं।
जो भी आप करना चाहें वो करने के बारे में सोच सकते हैं। मेरा मानना है आप यहाँ पर जो बाकी का पैसा बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये आप ओवर लेवरेज हो जाएंगे। आप यहाँ पर ट्रेड करते हैं, अब स्टॉप लॉस के साथ करते हैं, भाई इतना गया, आप सपोज मैं मान लेता हूँ कि 10 लाख का कैपिटल है, आपने सोचा कि भाई मेरा स्टॉप लॉस है, 10,000 का ट्रेड लिया है, 10,000 का स्टॉप लॉस होगा, 20,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। इस हिसाब से आप ट्रेड करते जाते हैं तो ठीक है, क्योंकि वो लिक्विड हो जाता है। लेकिन अगर आप बजाज फाइनेंस में पैसा अटका देंगे तो वो लिक्विड नहीं रहेगा। कहने को तो आप कभी भी बेच सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस वहां पर फिक्स नहीं रखेंगे तो आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अगर आप बाकी के पैसे को इन्वेस्ट ही करने वाले हैं तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट में आप यहाँ पर करना चाहते हैं और एक्टिवली नहीं है तो आपको पूरा का पूरा इक्विटी खरीदना चाहिए। अगर आप फुल एक्टिव हो जाते हैं यहाँ पर तो आप फ्यूचर्स में खरीद सकते हैं, और जो आप पैसा बचाते हैं ये मार्जिन यूज़ करके वो आप ट्रेड कर सकते हैं और उससे लिक्विडिटी जनरेट कर सकते हैं। फिनोलेक्स इंडस्ट्री में क्या करना चाहिए, कितना नीचे आ सकता है। फिनोलेक्स इंडस्ट्री का मंथली चार्ट हमारे सामने है, जब तक 170 के ऊपर नहीं जाता है तब तक के लिए बुलिश बिल्कुल नहीं होना है। और यहाँ पर जो इमीडिएट अभी यहाँ पर सपोर्ट नज़र आता है ये 116-17 के आसपास का लेवल है। ये लेवल्स एज ए सपोर्ट हमें नज़र आ सकते हैं, यहाँ तक स्टॉक ईजिली आ सकता है। एपीएल अपोलो ग्रीन पैनल कौन से लेवल पर खरीदना चाहिए, 5 से 7 साल लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा सीएजीआर मेंटेन करने के लिए वेल्थ क्रिएट कर पाएगा ऐसा आपको लगता है, या फिर इसे अवॉइड करना चाहिए। एपीएल अपोलो पे चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एक बड़ी रैली स्टॉक में देखने को मिली है और फिलहाल ये हायर लेवल पे कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात है, कॉन्सोलिडेट ही कर रहा है, गिरा नहीं है अभी तक, वरना ये सारे स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुके हैं। एक तो स्मॉल कैप मिड कैप कितने गिर चुके हैं हम सभी को पता है, उस हिसाब से नहीं गिरा है, अच्छी बात है। लेकिन जब भी मैंने ये नोटिस किया है कि एक बड़ी रैली आती है उसके बाद कोई बड़ा कंसोलिडेशन होता है, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि यहां से एक कंसोलिडेशन का अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिले। जनरली ये स्टॉक आपको नीचे ही आते हुए नजर आते हैं और 2-3 साल के टाइम करेक्शन में चले जाते हैं। रेयरली मैंने देखा, आइसर मोटर में देखा है, बाकी एक वो ब्रिटानिया है उसमें ऐसा हुआ था कि भाई कंसोलिडेशन करके ये ऊपर चला जाता है, अच्छी बात है। इसलिए मेरा मानना है अभी के लिए कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से बड़ी रैली के बाद यहाँ पर ब्रेक डाउन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर ये ब्रेक आउट हो जाता है तो हम खरीदेंगे, तब तक के लिए यहाँ पर हमें अवॉइड करना चाहिए। कंपनी अच्छी है लेकिन जिस हिसाब से चार्ट दिखाई पड़ता है इस हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ग्रीन पैनल में क्या करना चाहिए, ग्रीन पैनल जब तक ये 400-440 के ऊपर चल रहा है तब तक अच्छा है, इसके नीचे चला जाता है तो यहाँ से भी एग्जिट करना हमें प्रेफर करना चाहिए। स्टॉक्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी खरीदारी करना चाहें टेक्निकली अच्छे हैं, स्टॉप लॉस के साथ एंटर होना चाहें कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं एसआईपी फॉर्म में आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। एसआईपी एक पोर्टफोलियो में करनी चाहिए या फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स में करनी है तो जो टॉप कंपनीज होती है वहीं पर करनी चाहिए। ये जो कंपनीज हैं ये एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमारे रिस्क को सूट नहीं करता है, इस हिसाब से मेरा मानना है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।